नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवास मल्टीमीडिया का सौदा धोखाधड़ी का था और कांग्रेस के समय संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। इसी के बाद आज वित्त मंत्री ने इस पर बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उस समय के टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनकी ओर से इस मामले में कैबिनेट नोट तक का जिक्र नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं देवास एक्ट्रिक्स मुद्दे पर बात कर रही हूं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक आदेश दिया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय 2011 में यह सौदा रद्द किया गया था। देवास मल्टीमीडिया बंद करने के लिए भी कहा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उसी चुनौती के मामले में कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को सही ठहराया। यूपी विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है कि अगर उनके बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट दी जाती है तो वह सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगी। और आपको बता दें कि शुरू से ही रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वह बेटा मयंक जोशी को 2009 से काम दोनों लोग कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए आवेदन भी किया है, लेकिन अगर पार्टी ने प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया तो मयंक को टिकट मिलने पर मैं अपनी वर्तमान लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने कहा कि मैंने यह प्रस्ताव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर दे दिया है। मैं हमेशा बीजेपी के लिए काम करती रहूंगी। पार्टी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने या ना करने का विकल्प चुन सकती है। मैंने कई साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। दरअसल सूत्रों की माने तो भाजपा ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहती जिनके परिवार में पहले से कोई मंत्री अथवा सांसद है। पार्टी के एक परिवार एक टिकट नीति को देखते हुए रीता बहुगुणा जोशी के बेटे की दावेदारी पर संशय के बादल भी मंडरा रहे। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आगे और सीटों पर विचार किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी लिस्ट में 30% दलित, 42% ओबीसी और 5% एसटी कैंडिडेट और बाकी पर अन्य अल्पसंख्यक लोगों को मौका दिया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों दलों में गठबंधन पर सहमति बनी थी, लेकिन सोमवार को अखिलेश ने यह कहकर चंद्रशेखर पर निशाना साधा कि वे किसी साजिश का शिकार हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि 2 सीटों पर बात हुई थी, लेकिन वे पलट गए हैं। इस पर चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए हुए कहा कि जो बात से पलट जाता है उसे धोखा कहते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है और इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। चंद्रशेखर आजाद ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें सिराथू, नोएडा, मेरठ कैंट, एतमादपुर, गंगोह, हस्तिनापुर भी शामिल है। और इसके अलावा चंद्रशेखर ने गोरखपुर सीट से भी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, जहां योगी आदित्यनाथ मैदान में है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रत्याशियों के उतारने पर भी और विचार किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40% से कम होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। एक अन्य फैसले में चिकित्सा विशेषज्ञ के 25% रिक्त पदों को भरने के लिए अब सीधी भर्ती करने का भी निर्णय हुआ है। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है और इसमें सभी प्रकार की हिंसा शामिल है। मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने का प्रावधान करने की घोषणा भी की थी। इसके अनुरूप योजना बनाई गई है। इसमें घरेलू हिंसा की शिकार बालिका या महिला को जिले के वन स्टॉप सेंटर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आवेदन देना होगा। प्रतिकर योजना में दोष सिद्ध होने पर ही पूर्ण मुआवजा राशि दी जाती है। नई योजना में ऐसी बाध्यता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई है। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं में आज जो है नई ऊंचाइयों को छूने का हौसला है। इसका नजारा यहाँ स्टार्टअप की संख्या को देख करके ही लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने सभी को भारत में बिजनेस के लिए बन रहे वातावरण की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम से कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉर्पोरेट टैक्स को भी आसान बनाया है, उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया गया है और भारतीयों में इनोवेशन की नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो क्षमता है वो और किसी में नहीं है। वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेहतर समय है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वही आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें से भी 80,000 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा 2021 में ही बने हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू को संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey.
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया है। इसका सबसे बड़ा दबाव अब कांग्रेस पर है। इसकी वजह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू हैं, जो बार बार पूछते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बारात लेकर घूम रहे हैं, लेकिन दूल्हा कहां है। सिद्धू से यही सवाल पूछा गया। वह बोले कि हमारी हाईकमान से बात हुई है, वह जो करेगी अच्छा करेगी, पंजाब के हित में करेगी। हालांकि कांग्रेस ने सोमवार को ही मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का संकेत दे दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर फिर से सीएम चेहरे के बारे में स्पष्ट करने की मांग तेज हो गई है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी को दूल्हा मिल गया है, शादी करनी है या नहीं यह पंजाब के लोग तय करेंगे। अभी दिल्ली दूर है, लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं पंजाब के लोगों पर भरोसा करता हूं, वह पंजाब और पंजाब के मॉडल को वोट डालेंगे। एजेंडा और रोड मैप तैयार है तो सिद्धू भी है तैयार है। अगर नारे लगाकर सत्ता हासिल करनी है तो फिर सिद्धू तैयार नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं और उसे गाली भी दे सकता हूं। और अब उनका ये वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटोले के इस बयान के बाद भाजपा ने उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। भंडारा जिले में अपने समर्थकों से बात करते हुए नाना ने कहा कि मैं बताता हूं कि मैं क्यों लड़ता और संघर्ष करता आ रहा हूं। मैं 30 वर्षों से राजनीति में हूं। ये नेता लोग 5 वर्ष में अपनी एक पीढ़ी का उद्धार कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज का निर्माण कर अपनी 1-2 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। मैं इतने वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, परंतु एक स्कूल मेरे नाम पर नहीं है। मैंने एक भी ठेकेदारी नहीं की। जो भी मदद मांगने आया उसे हमेशा मैंने मदद की है। इसलिए मैं मोदी को मार सकता हूं, उसे गाली भी दे सकता हूं। इसलिए मोदी मेरे खिलाफ यहाँ प्रचार करने भी आया। मेरे रूप में अनेक समक्ष एवं प्रामाणिक लीडरशिप है। इसलिए ये लोग अपनी रणनीति बनाकर मुझे चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्टर जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। देशमुख पर पिछले हफ्ते आईपीसी की धारा 167 के तहत डिफॉल्टर जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनिल देशमुख की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध भी किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। एक बार चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्पेशल कोर्ट इसे खारिज करे। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया था। अभी वह न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल 29 दिसंबर को वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में देशमुख और उनके बेटे के खिलाफ 7000 पेज की पूरक चार्जशीट ईडी ने दायर की थी। इसके अलावा देशमुख के निजी सचिव संजीव पालडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। ड्रग केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता विक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत बरकरार रखी है। मजीठिया की अंतरिम जमानत को अब 24 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर वह 2 बार पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे पेश भी हो चुके हैं। विक्रम मजीठिया को 10 जनवरी को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। इनमें उनके विदेश न जाने, केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के संपर्क को न करने, अपना मोबाइल नंबर जांच टीम को देकर 24 घंटे खुला रखने और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन बाद ही जांच टीम के आगे पेश होने के लिए कहा। मजीठिया 3 बार वहां पेश हो चुके हैं। ड्रग केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में रहे। यहाँ तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन भी दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते भी करवाने का काम उन्होंने किया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चलाया है। समाजवादी पार्टी कल से 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नाम लिखवाओ अभियान का आगाज करने जा रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुके अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कल से नाम लिखवाओ अभियान चलाएगी। इसके तहत लोगों को नाम लिखवाने के लिए कहा गया है, ताकि सरकार बनने पर उन्हें मुफ्त बिजली है वो मिल सके। लखनऊ में आम
आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है। जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं वह लोग रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भी भरें। इसलिए यह अपील है कि जिसके पास वर्तमान में घरेलू कनेक्शन है उनके बिजली बिल पर जो नाम लिखकर आता है वही नाम लिखवाए जाएं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को भारत की उपलब्धियों की झलक दिखाई। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में कांग्रेस की चुनाव टिकटें घोषित होने ही पार्टी में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है और दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टियों की तरफ से रुक कर रहे या रुक कर चुके कांग्रेसी नेताओं की घर वापसी के लिए मान मनोवल का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने पहली ही सूची के बाद पार्टी में शुरू हुई बगावत रोकने के लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वह किसी न किसी तरह से रूठे हुए नेताओं को मनाकर उनकी घर वापसी कराएं या जो जाने की सोच रहे हैं उन्हें रोककर डैमेज कंट्रोल करें। अमृतसर में यह जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी है और जालंधर में यही कमान कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका को सौंपी गई है, जबकि मालवा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई कुछ अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को यह काम सौंपा गया। इन नेताओं ने हाईकमान से हुक्म मिलते ही डैमेज कंट्रोल के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। वेरका लगातार जालंधर में मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह केपी को मानने में लगे हैं और जब केपी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं चली थी तो वेरका शाम को ही केपी के घर पहुंच गए थे। दोनों में काफी लंबी बातचीत भी हुई। वेरका ने फोन पर दिल्ली में बैठे पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से बात भी करवाई। खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने भी केपी से बात की और उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए नसीहत भी दी। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा खेमे के लिए हॉट केक बनी लखनऊ कैंट सीट की कहानी में अब नए मोड़ आ गए हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस सीट से उतरने की शर्त पर भाजपा का दामन थामने वाली हैं। अब अपर्णा ने सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। साफ है कि अब वह भाजपा भी ज्वाइन नहीं कर रही है। हालांकि उन्हें उनके हटने के बावजूद यह सीट रीता बहुगुणा जोशी को भी नहीं मिल रही है। जोशी अपने बेटे के लिए सीट से टिकट मांग रही थी। अब भाजपा की राज्य सरकार के 2 मंत्री इस सीट के लिए आमने सामने आ गए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह दोनों अभी विधान परिषद सदस्य हैं। पार्टी बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती है। ऐसे में ये दोनों मंत्री अब सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं। लखनऊ कैंट पर ये दोनों अड़े हैं। यादव कुनबे की परिवार की लड़ाई घर से बाहर ना निकले, इसलिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को घर की पार्टी से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। कभी परिवार में शिवपाल यादव के साथ खड़ी रहने वाली अपर्णा को शिवपाल ने भी परिवार की पार्टी में बने रहने की सलाह दी है। टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले गाजियाबाद के पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी
एआईएमआईएम ने प्रत्याशी बनाया है। गामा को गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। प्रदेश में एकमात्र हिंदू प्रत्याशी हैं और जिन्हें आईएमआईएम से टिकट जो है वो मिला हुआ है। सपा रालोद गठबंधन ने इस बार साहिबाबाद सीट से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा इस टिकट के लिए लंबे समय से ताल ठोक रहे थे। वह पार्टी के साहिबाबाद विधानसभा प्रभारी होने के नाते भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने अमरपाल शर्मा पर ज्यादा भरोसा जताया। ऐसे में मनमोहन गामा ने बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 16 जनवरी को मनमोहन गामा ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव को जो है इस्तीफा भेज भी दिया। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि साल 1998 से पार्टी के विभिन्न पदों पर वो तैनात रहे। 2017 में उन्होंने एल्टीवेटेड रोड पर शुभारंभ होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे भी दिखाकर उनका विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें तमाम यातनाएं दी गई। इसके बावजूद उन्होंने सपा का साथ नहीं छोड़ा। 22 साल के लंबे संघर्ष के बावजूद सपा ने उन्हें मौका नहीं दिया। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच बात बिगड़ गई है और अब समाजवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। मंगलवार को खुद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हुआ है और उनकी आजाद समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव की जहां टेंशन बढ़ा दी है, वहीं उनके सहयोगी शिवपाल यादव, जयंत चौधरी और ओपी राजभर को भी राहत दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, मगर ओपी राजभर, शिवपाल सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी के खिलाफ पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ईंधन की आसमान छूती कीमतों के लिए भारी आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने नवंबर में इस पर एक्साइज ड्यूटी घटाया था। इससे महंगाई को कम करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे फिर से बहाल करने की मांग हो रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ड्यूटी में यह कमी महामारी के पहले की स्थिति की तुलना में काफी कम थी। अब जबकि सरकार बजट की योजना बनाने में जुटी है, ऐसे में ड्यूटी को फिर से बहाल करना चाहिए। इस बजट को 2022-23 के लिए सरकार आदर्श वर्ष बना सकती है। केंद्र को महामारी संकट के बीच अपने खजाने को बढ़ाने की एक्साइज ड्यूटी के रूप में एक अच्छा जरिया हाथ लगा है। इसका परिणाम यह हुआ कि रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन ईंधन महंगा हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 100 रुपए के पार हो गया है। नवंबर 2021 की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई वह फरवरी 2021 तक की गई। बढ़ोतरी का केवल 15 से 30% थी। गौरतलब है कि ड्यूटी अभी भी कुल पंप कॉस्ट की तुलना में 1/4 ही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।